और अमेरिका जैसे देश क्या करते थे? अमेरिका जैसे देश अपने अनाज को समुद्र में तो फेंक देते थे, लेकिन वो भारत जैसे जरूरतमंद देशों को नहीं देते थे। एक बार तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने अमेरिका के अधिकारियों ने भारत को भिखारियों का देश बता दिया था। यानी फसल बीमा योजना जो किसान के फायदे के लिए बनाई गई थी, उस बीमा योजना से भी बीमा कंपनियों ने 39,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया और किसान को कुछ नहीं मिला। यानी किसान की जेब से 39,000 करोड़ रुपए निकाल के कंपनियों के पास चले गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी दिया जाएगा किसानों को। लेकिन इस सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि ये C2+50% फार्मूले को लागू ही नहीं कर सकते, सरकार दिवालिया हो जाएगी आर्थिक तौर पे। यानी जब किसान के हक की बात आती है तो बड़े बड़े बहाने बनाए जाते हैं। किसान भाइयों, एक वो 1970 का दौर था जब भारत को दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए। यानी गेहूं के लिए, चावल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। और अमेरिका जैसे देश क्या करते थे? अमेरिका जैसे देश अपने अनाज को समुद्र में तो फेंक देते थे, लेकिन वो भारत जैसे जरूरतमंद देशों को नहीं देते थे। एक बार तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने अमेरिका के अधिकारियों ने भारत को भिखारियों का देश बता दिया था। 1971 में भारत में जो गेहूं की जो टोटल पैदावार थी वो लगभग 2.25 करोड़ टन थी। 1970 के दशक में हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। भारत के किसानों ने दिन रात मेहनत करी, 24 घंटे लगातार मेहनत करी। धूप हो, छांव हो, बाढ़ हो, सूखा हो, कुछ भी हो, भारत के किसानों ने दिन रात एक कर दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और पिछले साल भारत में जो गेहूं की पैदावार है वो लगभग 11 करोड़ मीट्रिक टन है, यानी 110 मिलियन मीट्रिक टन। यानी मात्र 50 सालों में हमने अपने देश में गेहूं की पैदावार को 5 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया। और अभी कुछ दिन पहले जब भारत की सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया तो अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी टॉम विल्सेक कहते हैं कि वो बड़े चिंतित हैं इस बात से कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। उनका कहना है कि ये जो भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है, इससे पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट हो सकता है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कहती हैं कि वो भारत से निवेदन करती हैं कि भारत निर्यात पे जो रोक लगाई है उसको हटा ले ताकि यूरोप को, पूरी दुनिया को गेहूं मिल सके। तो साथियों, एक समय वो होता था जब अमेरिका के अधिकारी हमें भिखारियों का देश बताते थे, और आज एक वो समय है कि पूरी दुनिया भारत से यह उम्मीद कर रही है कि भारत ने जो गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है वो रोक हटा ली जाए ताकि दुनिया को खाने के लिए, ब्रेड के लिए गेहूं मिल सके। ये हालात कैसे बदले? ये हालात किसने बदले? ये हालात बदले भारत के किसान ने, जिसने दिन रात मेहनत करके इस सपने को पूरा किया है। अभी कुछ साल पहले जब कोरोना नाम की बीमारी आई तो भारत की अर्थव्यवस्था 27% का गोता खा गई थी। उस समय सभी क्षेत्रों में एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा था जो 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रो कर रहा था। भारत के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को कोरोना के दौरान गेहूं, चावल मुहैया कराया। ये 80 करोड़ लोगों को जो आपने 5-5 किलो का गेहूं, चावल मुहैया कराया प्रधानमंत्री जी, ये किसके कारण संभव हो पाया? ये भारत के किसान के कारण। जो भारत के किसान ने मेहनत करके अनाज के जो भंडार भर दिए, अनाज की पैदावार के मामले में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके कारण यह संभव हो पाया। लेकिन साथियों, सवाल यह उठता है, भारत के जिस किसान ने, लाखों करोड़ों किसानों ने अनाज पैदा करने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिए, भारत को आत्मनिर्भर बना दिया खाद्यान्न के मामले में, पूरी दुनिया आज भारत से निवेदन कर रही है कि भारत गेहूं के निर्यात पे लगी रोक को हटा ले। उस किसान को आखिर क्या मिला? उस किसान के लिए सरकार ने क्या किया? सवाल यह भी उठेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 1990 के बाद से ऑन रिकॉर्ड 5 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, और ऑफ रिकॉर्ड यह आंकड़ा 15 लाख से भी ज्यादा का है।
अभी मात्र अप्रैल के महीने में, जो पिछला महीना गया, अप्रैल के महीने में ऑन रिकॉर्ड अकेले पंजाब में 15 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। और यह तो वो समय होता है अप्रैल का जब किसान अपना गेहूं बेचता है। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, वहां पे एक किसान देव सिंह के घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था, 2 दिन से उसके बच्चे, उसका परिवार भूखा था, उसका 6 महीने का बच्चा भूखा था, ना वो दूध पी पाया, ना उसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो पाई। तो मजबूरी में आके उसने भी आत्महत्या कर ली। और ये बुंदेलखंड में कोई अकेली आत्महत्या नहीं है, इससे पहले भी कई आत्महत्याएं हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार ये कहती है कि हम गरीबों को अनाज पहुंचा रहे हैं, तो उस देव सिंह के घर में तो अनाज भी नहीं पहुंचा, खाने का कुछ नहीं था, इसलिए उसको आत्महत्या करनी पड़ी। फसलें उसकी लगातार खराब हो रही थी। तो आखिरी एक किसान जिसने पूरे देश का ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने का काम किया, उसका खुद का पेट खाली क्यों है? सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में फसल बीमा जैसी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां 1,26,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करती हैं और किसानों का जो क्लेम एक्सेप्ट किया जाता है वो मात्र 87,000 करोड़ का। यह मैं कोई अपना आंकड़ा नहीं दे रहा, यह भारत सरकार ने लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले संसद के अंदर यह आंकड़ा पेश किया है। यानी फसल बीमा योजना जो किसान के फायदे के लिए बनाई गई थी, उस बीमा योजना से भी बीमा कंपनियों ने 39,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया और किसान को कुछ नहीं मिला। यानी किसान की जेब से 39,000 करोड़ रुपए निकाल के कंपनियों के पास चले गए। अभी जो अगर बात करें महाराष्ट्र के नासिक की, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, 1 किलो प्याज पे जो लागत आती है वो 12 से 14 रुपए की आती है किसान की। और किसान का प्याज, ए क्वालिटी का प्याज बिक रहा है 4 से 5 रुपए किलो नासिक में, और बी क्वालिटी का प्याज बिक रहा है उसका 50 पैसे प्रति किलो। यानी उसको 1 क्विंटल में कम से कम 1,000 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है। किसान की लागत लगातार बढ़ाई गई, उसकी आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी। 1971 में 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 76 रुपया थी। अब 2022 में जो पिछला सीजन गया, इसमें 2,015 रुपए हो गई। यानी लगभग 25 गुना की बढ़ोतरी हुई। लेकिन उस समय जो डीजल मिलता था वो 1 रुपया प्रति लीटर का मिलता था, आज वो 90 रुपए के आसपास पहुंच गया। यानी उसकी लागत में 90 गुना की बढ़ोतरी हो गई और उसकी आमदनी में मात्र 25 गुना की। एक सरकारी कर्मचारी की अगर आप आय को देखेंगे उस समय से लेके अब तक, तो पिछले 50 सालों में उसमें 300 गुना की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन किसान की आय में बढ़ोतरी नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मात्र 2.5% कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लागू करने की बात आती है, अभी 7वां वेतन आयोग उनका लागू हो गया, तो यह तर्क दिया जाता है कि इससे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग कुछ खरीदारी करेंगे तो प्रोडक्शन होगा तो और ज्यादा लोग, कंपनियां स्थापित होंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, यह तर्क दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं उन अर्थशास्त्रियों से कि जब 2.5% कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने से अर्थव्यवस्था पटरी पे आने की संभावना होती है, तो 50% जो हमारी टोटल जनसंख्या का 50% जो किसान तबका है, यदि उसकी आय बढ़ेगी तो फिर अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा तेजी से पटरी पे आएगी, इसका अंदाजा कभी आपने लगाया? जब किसान के हक और अधिकार देने की बात आती है तो अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में नुकसान होने का रोना रोते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है वो कुछ और बोलती है किसानों के बारे में, जब वो विपक्ष में होती है कुछ और बोलती है। 2012 में जब हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से यह रिक्वेस्ट करी, अपनी रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B4 में लिखा कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। यदि एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो खाली एमएसपी घोषित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। 2014 के बाद से वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनको 8 साल हो गए। तो जो उनकी खुद की रिपोर्ट थी एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की, वो उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 8 साल हो गए अब तो उनके पास मौका है ये रिपोर्ट लागू करने का, लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे। विपक्ष में थे तो वोट लेने के लिए कहते थे कुछ, सत्ता में आ गए तो सारी चीजें भूल गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी दिया जाएगा किसानों को। लेकिन इस सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया
कि ये C2+50% फार्मूले को लागू ही नहीं कर सकते, सरकार दिवालिया हो जाएगी आर्थिक तौर पे। यानी जब किसान के हक की बात आती है तो बड़े बड़े बहाने बनाए जाते हैं। इससे पहले आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए, उनका हाल भी यही था। 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, 2014 तक वो सत्ता में रहे, उन्होंने भी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। यानी सत्ता में होते हैं कुछ और कहते हैं, विपक्ष में होते हैं कुछ और कहते हैं। एक OECD की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 17 सालों में जिस MSP का वादा भारत की सरकारों ने भारत के किसानों के साथ किया, यदि वही MSP किसानों को मिला होता तो किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन किसानों को वो मिला नहीं, 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को नुकसान हो गया। और जो भारत के टोटल किसानों के ऊपर जो टोटल कर्ज है, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्ज छोड़ दिया जाए तो वो मात्र 10 से 12 लाख करोड़ का है। तो यदि वो 45 लाख करोड़ रुपए भारत के किसानों को मिले होते तो ये 10-12 लाख करोड़ का कर्जा भी ना होता, उल्टा 33 लाख करोड़ रुपया सरकारों की तरफ आज भी किसान का बकाया बनता यदि वो कर्ज हटा भी दिया जाए तो। लेकिन उसकी कोई बात नहीं होती। जिस किसान ने अनाज के भंडार भर दिए, अनाज की बंपर पैदावार कर दी, उस किसान के बारे में कोई सरकार नहीं सोचती। जो शहर में हमारे भाई बंधु बैठे हैं वो भी इस बात को नहीं सोचते। अरे वो याद करो वो समय 1960-70 का दशक, जब हमें कटोरा लेके, भीख का कटोरा लेके दुनिया में घूमना पड़ता था अनाज के लिए, गेहूं के लिए, और हमारा मजाक उड़ाया जाता था। और एक आज का समय है कि 11 करोड़ मीट्रिक टन की बंपर पैदावार, और पूरी दुनिया हमारे सामने हाथ फैला रही है कि भाई गेहूं का निर्यात इसको बंद मत करो, इसको दोबारा चालू कर दो, हमें खाने के लिए भोजन मिल जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री अभी जर्मनी गए कुछ दिन पहले, तो भारत के किसानों की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आज भारत के किसानों ने ऐसी स्थिति बना दी है कि भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया का पेट भरने का काम तो भारत का किसान कर देगा, लेकिन उस भारत के किसान का भी तो पेट भरने का काम आप कीजिए। आप ऐसी नीतियां बनाइए। आपको यह ध्यान होना चाहिए साथियों, जब सबसे पहले गेहूं पे MSP की घोषणा की गई, MSP दिया जाने लगा, तो उसके पीछे कारण यह था कि भाई गेहूं की पैदावार बढ़ानी थी। तो एक इंसेंटिव के तौर पे MSP दिया गया 76 रुपया प्रति क्विंटल, ताकि किसान अधिक से अधिक गेहूं की पैदावार करे और सरकार उसको खरीदती थी। आज इसी तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री या जो सरकार बार बार कहती है कि भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, फसलों का विविधीकरण करो, अन्य फसल भी उगाओ गेहूं और धान के अलावा, तो प्रधानमंत्री जी भाषणों से यह नहीं होगा। अगर आप सच में फसलों का विविधीकरण चाहते हैं, गेहूं और धान की साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, तो अन्य फसलों की भी MSP पे खरीद करना शुरू कर दीजिए। अन्य फसलों की भी MSP घोषित कीजिए और यह कानून बना दीजिए कि भाई इनकी MSP से नीचे कोई खरीद नहीं हो सकती है। ये आप कानून बनाइए तो देखिए भारत का किसान अन्य फसलें भी पैदा करेगा, सरसों भी पैदा करेगा, सूरजमुखी भी पैदा करेगा, मूंगफली भी पैदा करेगा। तो बाहर से जो ये इंपोर्ट करने में, पिछले वर्ष जो खाद्यान्न तेल का इंपोर्ट करने में भारत सरकार के 1,17,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ये पैसे भी बच जाएंगे। ये पैसे आप अपने देश के किसानों को दे दीजिए। और ये हालात तो जब है साथियों कि जबलपुर हाईकोर्ट ने 2017 में अन्नदाता किसान संघर्ष समिति बनाम मध्य प्रदेश सरकार के केस में यह बात कही है कि APMC मंडी में किसी भी फसल की पहली बोली MSP से नीचे नहीं हो सकती। यह जबलपुर हाईकोर्ट का जजमेंट है 2017 का कि किसी भी फसल की पहली बोली MSP से नीचे नहीं हो सकती, वो अपराध माना जाएगा। लेकिन देश में सरेआम जिस मक्के का MSP 1850 रुपए है, वो बिहार में 600-700 रुपया क्विंटल बिक रहा है। तो साथियों, जिस भारत के जिन किसानों ने भारत देश का भाग्य बदल दिया, भारत को आत्मनिर्भर बना दिया, आज उस किसान का भी भाग्य बदलने का समय आ गया है। आज उसको भी MSP गारंटी कानून का अधिकार मिले, ये समय आ गया है। उसके भी अधिकार हों, उसकी बात भी सुनी जाए, ताकि वो आत्महत्या करने पे मजबूर ना हो, ये समय आ गया है। और सरकारों के साथ साथ जो शहरों में हमारे भाई बैठे हैं, जो खुद खेती तो नहीं करते, लेकिन किसान के खेत से ही अनाज उनकी प्लेट में पहुंचता है, उनको भी अब किसानों के बारे में सोचना चाहिए। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।